तो जैसा कि आपको पता है कि हम अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटीज, मतलब प्राइम जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, तो आज हम इस सवाल का जवाब ले ही लेंगे। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, आज ये सवाल है और इस सवाल का जवाब हमको अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों को तो ये तो पता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि वो कोई ना कोई काम करते हैं, उनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस पड़ते हैं। लेकिन क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टी के मॉडर्न डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है? तो एक सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि अगर एक सिचुएशन में ऐसा हो कि हर एक पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट क्या हर एक पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट जो है वो क्या हो, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब तो ये और ऐसे ही हुआ और हर 500 की 500 सीटों पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट चुना हुआ और इंडिपेंडेंट लोग ही जीत गए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में होगा ये कि ये इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट क्या करेगा, अपने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इलाके के बारे में सोचेगा और अगर वो अपने इलाके का ही विकास करेगा, फिर दूसरा वाला जो कैंडिडेट है वो अपने इलाके का, तीसरा वाला अपने इलाके का। तो लोकल डेवलपमेंट तो हो जाएगी, लेकिन क्या एक कंट्री वाइज डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या कोई देश लेवल के मैटर पे रेस्पॉन्सिबल हो पाएगा? सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन क्या कोई इतना रेस्पॉन्सिबल हो पाएगा कि वो पूरे के पूरे नेशन का रिप्रेजेंटेशन कर सके? तो पहली बात तो ये आ गई। अब दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा? यह तो एक इम्पैक्ट था कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहला, ये हटा दो, पॉलिटिकल पार्टी हटा दो। उसके बाद आओ, गांव का ग्राम चुनाव होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं जुड़ती है। उसमें क्या होता है, उसमें गांव में दल बन जाते हैं, मतलब सब लोग इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट गांव के चुनाव में, ग्राम चुनाव में, लोकल इलेक्शंस में। तो उसमें क्या होता है कि लोग छोटे 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 एसोसिएशन बना के फैक्शन बना लेते हैं कि हाँ ये हमारा समुदाय है, ये इनका समुदाय है, और वहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर उल्टा डिवीजन शुरू हो जाता है, कम्युनलिज्म शुरू हो जाता है और वो देश और ज्यादा डिविजिव नेचर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उल्टा देश में हमारे सेपरेशन शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक और फैक्टर हो गया। हम लोग बात कर ही रहे तो एक और मैटर पे बात कर लेते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को हटा दो तो उसके बगैर और क्या होगा? समाज या सोसाइटी जो होती है वो धीरे 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 ग्रो करती है और ग्रो करने के हिसाब से कुछ लोग एक फैक्शन बनते हैं ऑटोमेटिकली। गांव में तो बनाया जाता है, शहरों में कुछ लोग खुद ब खुद एक फैक्शन में ढलते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इलाके के कुछ लोग आपके जैसी थॉट के होते जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाते हैं। आपके इलाके की जो समस्या है वो आपकी समस्या बन जाती है और वो पूरे के पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपके इलाके के जितने भी लोग होते हैं वो किसकी थॉट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं? आपके थॉट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। और उतनी बड़ी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, गैदर करने के लिए एक एसोसिएशन चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है। और वो एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कहाँ से मिलता है? पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लोग अपना नजरिया उनके जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हमारे जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े कंट्री में इसके इमरजेंस के चांसेस बहुत ही यूनिक होते हैं। इसके पीछे का प्राइम नेचर ये होता है कि हमारे यहाँ इतने अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज हैं कि उन सभी को कंबाइन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, दो टॉपिक याद रखने लायक आ गए यहाँ पर, हम दोनों को याद कर लिए और लिखते हुए चलेंगे आगे। अब जब हम आगे आ रहे हैं तो एक और पॉइंट आता है कि इसीलिए हमारा जब कंट्री बड़ा होता जाता है तो उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल
या रेस्पॉन्सिव टर्म होने चाहिए जिनके दम पर हम गवर्नमेंट को वर्क करा सकें या उनके फंक्शंस को डिजाइन करवा सकें। अब यही तो रीजन है जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी। क्यों चाहिए? वी नीड पॉलिटिकल पार्टी टू सपोर्ट अ मैकेनिज्म, मतलब एक कार्य करने की क्षमता को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, ताकि जो क्या कर सके, विच कुड सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, या तो आइदर सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट का, या तो उसे रोक सकता है, या फिर गवर्नमेंट के काम को उल्टा सपोर्ट कर सकता है, या गवर्नमेंट के काम का अपोज कर सकता है। और इस तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि हमारे कंट्री में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढांचा है जिसको हमको कवर करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त बात है। तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी is not always depended upon the necessity of institution, but it is depended upon the necessity of representative or responsible government। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन टर्म्स में बोला है, इसको आप स्टैंडर्ड टर्म्स में भी देख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड टर्म्स में देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही सिंपल सा है। अगले सवाल में हमको बस ये जानना है कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, ये तो सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉलिटिकल पार्टी डू वी नीड, मतलब हम लोगों को कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। यहां पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, दूसरा वाला, क्या कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए हमें चलना पड़ेगा कि ये एक ऐसी चीज है जो स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ कि जैसे बोल दिया गया कि आपको कितना खाना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड कर दिया गया है। जैसे आप कितनी पेन यूज कर सकते हो तो 2, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कितने कार्ड यूज कर सकते हो तो 1, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन ये हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हाँ सवाल ये है हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, बुक में भी एग्जैक्टली यही सवाल दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, तो डेमोक्रेसी में हमारे ग्रुप में किसी को भी अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने कंट्री में रह सकता है। हमारे देश में, इंडिया में इलेक्शन कमीशन में 700 750 से ज्यादा पार्टियां मौजूद हैं और रजिस्टर्ड की जा चुकी है, लेकिन हर एक पार्टी को इलेक्शन में नहीं, मतलब इलेक्शन में मौका नहीं मिल पाता है। बात यह है कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं जो हमारे देश में ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में भारत एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का इजाजत होता है और सरकार चलाने का इजाजत होता है। हमारे, अब हम लोग आ गए उस टॉपिक पे कि कहाँ कहाँ किस किस टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने फेडरलिज्म पढ़ा था ना कि हाँ 2-3 लेवल हो सकते हैं, 2-3 अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज के होने के हिसाब से 2 या 3 सिस्टम मौजूद हैं। एक सिस्टम जो है उसका नाम है वन पार्टी सिस्टम। क्या क्या नाम है इसका? वन पार्टी सिस्टम, यानी कि वैसी व्यवस्था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो गवर्नेंस को कंट्रोल करेगी और चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वन पार्टी सिस्टम। लीगली स्पीकिंग बात करें तो यहाँ के किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल पार्टी बनाने का आजादी तो होता है, लेकिन आप बना लोगे, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम वहां का ऐसा है जो चुनाव में आपको खड़े होने की अनुमति नहीं देगा। आप इंस्टीट्यूशन बना लो, कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो ओपनली, कोई बात नहीं, ओपन है, बना लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उस पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं रहेगी, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम ऐसा होता है जहां पर परमिशन फॉर कंपटीशन नहीं हो पाता है और इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में अच्छे तरीके से चुनाव प्रक्रिया को चलाने के लिए 2 पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन चाइनीज हिस्ट्री के वजह से चाइना में, और ये जो वन पार्टी सिस्टम है ये आपको चाइना में देखने को सबसे पहले मिलता है, सबसे ज्यादा मतलब चाइना में ही देखने को मिलता है। वहां पर
एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वही राजकाज करती है, वही संभालती है। लीगली स्पीकिंग बात करें तो सभी लोगों का कंट्रोल उसी के अंदर होता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी से सरकार कैसे चलती है। तो होता यह है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से दो नेता चुनकर निकाले जाते हैं कि हाँ ये है और ये है, इन दोनों में से प्रधानमंत्री बनाइए। आप दोनों में से किसी एक को चुन के प्रधानमंत्री बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके सिस्टम होता है वहां पर, ठीक है। वो उस टाइप की व्यवस्था होती है। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक और टॉपिक हमारे सामने आ जाता है कि किस तरीके से इन चीजों के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये वन पार्टी सिस्टम बेटर होता है। तो चाइना के इतिहास में ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसके वजह से चाइना को वन पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां के सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है जिसकी वजह से उसको वन पार्टी सिस्टम डेवलप करना पड़ा है और उसके हिसाब से चलना पड़ा है। लेकिन इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम, कुछ ऐसे कंट्रियां होते हैं जहां पर पावर को बेसिकली दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में बांट दिया जाता है, और वहां वहीं पर ऐसा होता है कि या तो ये सरकार में आएगा नहीं तो वो सरकार में आएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ और पार्टी एग्जिस्ट करती है, चुनाव में लड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा कैपेबल तो कभी नहीं होती है कि क्या कर सके कि वो चुनाव में खड़े होकर खुद ब खुद जीत जाए और सरकार क्रिएट कर ले, ठीक है। तो ये टॉपिक भी उनके सामने आते रहता है कि वो कैसे इसको कंट्रोल करें। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली टू पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जिस्टिंग देयर विच कैन इन्फ्लुएंस द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें होता यह है कि यहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो एक दूसरे के ऊपर सीरियस चांस रखती हैं। वे मेजॉरिटी से जीतने के लिए या तो एक जीत पाएगा नहीं तो दूसरा जीत पाएगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं होता। और इसीलिए उन कंट्रीज में दो पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। आज हम लोग जाके देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, इन तीन बड़े कंट्रीज में, मतलब यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और रशिया, इन तीन बड़े देशों में आपको ये दो पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम देखने को जरूर मिला होगा। अब ये व्यवस्था जो है वो काफी अलग है इन रिगार्डिंग टू अदर कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि कुछ अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अलग तरीके से वर्क करती हैं। और उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस सिस्टम को हम नाम देते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या नाम देते हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर एक मेजॉरिटी पार्टी चुनाव लेकर नहीं जीत पाती, जहां बहुत ज्यादा पार्टी पाई जाती हैं और हर पार्टी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो क्या कर सके, जीत सके। तो उस सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग पार्टी होती हैं, जो छोटी छोटी एसोसिएशन होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? दे ऑलवेज क्रिएट एन अलायंस। क्या करेंगे? हमेशा हमेशा वो एक गठबंधन बनाते हैं और अलायंस बनाकर ही सरकार चला पाते हैं। हमारे भारत में देख लो, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों के बावजूद भी ये दोनों अपने आप के दम पे सरकार नहीं बना पाते हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ता है? अलायंस फॉर्म करना पड़ता है। हमारे इंडिया में तीन अलायंसेज मौजूद हैं बेसिकली। एक है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है। एक है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो किसका है? जो कांग्रेस का है। और एक है लेफ्ट फ्रंट, जो अदर पार्टीज के छोटे छोटे ग्रुप्स का है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इनमें अलायंसेज होते हैं, समझौते, गठबंधन। और जब भी अलायंसेज होंगे ना तो वो शर्त हो जाएगी, और एक शर्त होने के बाद आप अपने गवर्नमेंट को बेटर फंक्शनिंग की तरफ ले जा सकते हो या नहीं, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शर्तिया चीजों पे आप काम कैसे करोगे कि हाँ ये करना है नहीं तो ये करना है, तो इसमें कैसे काम होगा? तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हम लोग के सामने कि इसको कंट्रोल कैसे कराएं। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा ये किन किन के बारे में बात हो रही है। ये बेसिकली जो है ये हमको कहां देखने को मिलता है? चाइना, ये बेसिकली ब्रिटेन और अमेरिका,
ये बेसिकली इंडिया, इन देशों मतलब मैंने कुछ बड़े देशों का नाम बस लिख दिया और यही होते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा भी होते हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को मुख्य तौर पर कहेंगे। तो सर आप लोग बोलोगे कि विच वन इज द बेटर पार्टी सिस्टम, ये कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है और हमें कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। तो एक बात याद रखो, पार्टी सिस्टम कोई बेटर नहीं होता, ये तीनों के तीनों अपने आप में एक सुप्रीम पार्टी सिस्टम है और आप या हम चूज नहीं कर सकते। पार्टी सिस्टम वो चीज नहीं है जिसको डिसाइड कर सके कि हाँ ये इस तरीके से चलेगा। ये यहाँ के सोशल, रीजनल, पॉलिटिकल हिस्ट्री और इन सभी बातों पर डिपेंड करके निकल के आता है, तब हम कहते हैं कि हाँ पार्टी सिस्टम पर डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंसी होती है। ऐसा इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो इस बात से उभर के आती है कि वहां के लोग किन टॉपिक को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और किसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं है कि हाँ आपने बोल दिया कि ये करो तो वो हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस वैसा नहीं है। हमारे कंट्री की डाइवर्सिफिकेशन ऐसी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हर देश पर लागू नहीं हो जाएगा। हर देश का अपना सिस्टम है, वैसे हिसाब से वो वर्क करता है और उसी के हिसाब से उसको काम करना होता है। तो भाई अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट टॉपिक में। अब अगला सवाल कि हाँ यहाँ पे इतना पार्टी 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 हमने किया, तो इसके बाद अब हमारा सवाल आता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तरफ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है असल मायने में, हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी या इंस्टीट्यूशन बनता है ना, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जाकर क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है और लीगलाइज कराना होता है खुद को कि हाँ हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमको यहाँ पर फंक्शन करना है, हमको मतलब हमको यहाँ पर रहना है, इस तरीके से काम करना है। तो उसके हिसाब से उनको काम करने की जिम्मेदारी मिलती है। तो क्या करता है इलेक्शन कमीशन, उनकी पार्टी को लेता है, उनकी पार्टी के पेपर्स वेरीफाई करता है, हर चीज जो मतलब वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है वो वेरीफाई करता है और उसके बाद क्या करता है उनको एक यूनिक सिंबल देता है और वो ऑफिशियल सिंबल उसी पार्टी के लोग यूज कर सकते हैं और उसी पार्टी के लोगों को वो सिंबल मिलता है। पार्टी कुछ ऐसी बड़ी पार्टियां होती हैं जो अपना सिंबल खुद प्रिविलेज करा के फिक्स करा चुकी हैं, जिनको बड़ी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुकी है उनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कई ऐसे डिटेल क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके जरिए एक पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ऐसा क्लियरली कहा गया है कि अगर हमारे संविधान के डायरेक्ट मतलब सॉरी विधानसभा चुनाव होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले स्टेट इलेक्शन, उसमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 6% वोट हासिल कर लिए या 2 सीट स्टेट पार्टी ने जीत ली तो उसको स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि क्या, यानी कि इसके लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके लिए 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, एक या तो ये स्टेट वाला हो सकता है या तो ये नेशनल हो सकता है। तो स्टेट वाला पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज बनने के लिए क्या करना होगा, तो बस 6% वोट लेने होंगे या 2 स्टेट सीट्स हासिल करनी होंगी, 2 स्टेट सीट्स हासिल करनी होंगी। मतलब जिस इलाके में चुनाव हुआ है ना उसके 6% वोट आपको मिलने चाहिए और या फिर 2% सीट्स आप 2 सीट आप उसको जीती होनी चाहिए। तो आपको क्या नाम दे दिया जाएगा, ये नाम दे दिया जाएगा और उसको स्टेट पार्टी कहा जाएगा। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, नेशनल की बात करें, तो वहां पर भी यही सिस्टम है, वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं है। पूरे लोकसभा का यहाँ पे 6% वोट ऑफ स्टेट था और यहाँ पे बस यहाँ पे क्या आता है 6% वोट ऑफ नेशन आ जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है इसीलिए नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट ऑफ नेशन चाहिए या क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए कि 6% वोट या 4 सीटें होनी चाहिए, 4 राज्यों की सीटें होनी चाहिए। मतलब क्या मस्ट हैव विन इन 4 स्टेट्स।
मतलब 4 राज्यों में इसको एक एक या दो दो सीट मिलनी चाहिए, उसके बाद इसको क्लियरली कहा जा सकता है कि हाँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए हो। हमारे देश के क्लासिफिकेशन किया गया और इसके हिसाब से रखा गया पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए, अगर आप स्टेट वाले हो तो आपको 6% ऑफ स्टेट वोट चाहिए और 2 सीटें जितनी होनी चाहिए। और अगर आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहते हो तो पूरे लोकसभा में जो 100 करोड़ लोग वोट देते हैं ना, उसका ये इतना हिस्सा होना चाहिए। 80 करोड़ जो लोग वोट देते हैं उसका 6% वोट आपके पास होना चाहिए, यानी कि 4.5 करोड़ वोट के करीब करीब आपको मिलना चाहिए, तब आप एक नेशनल पार्टी बन पाते हो। तो बहुत बड़ा टर्म हो गया ये नेशनल पार्टी के लिए कि 4.5 करोड़ वोट हासिल करना बड़ा टर्म हो जाता है। इसीलिए कौन सा प्रेफरेंस ज्यादा मेजर किया जाता है कि 4 स्टेट में वोट हासिल करना, ये कम आसान होता है, इसीलिए इसको आसानी से लोग हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब भारत में जब 2006 में काउंटिंग हुई थी तो उसके हिसाब से हमारे पास जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक लिस्ट दिया होगा आपके बुक में, आप वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हो बहुत ही विस्तार से। तो वैसे करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो बस उसको आप लोग वहां पे देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो रेगुलर प्रोसेस के जरिए याद हो सकता है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब आप लोग बोलते हैं कि एक सर और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ जो चैलेंजेस है ना उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो चैलेंजेस है वो क्या क्या है। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज ये है कि वो डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं लेकिन उन्हीं में डेमोक्रेसी नहीं होती है, यानी कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी यानी उनमें खुद में ही डेमोक्रेसी नहीं होती। मतलब चुनाव लड़ना तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव में कौन खड़ा होगा, इसका डिसीजन डेमोक्रेसी से नहीं होगा, पैसा से होगा, पावर से होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, उसमें चुनाव का रिकॉर्ड नहीं होता, कौन कितना सहयोग कर रहा है इसके बारे में कोई चिंता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमारा एक और लाइन आ जाती है, यहाँ पर कौन सी लाइन आ जाती है, वो लाइन आ जाती है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन ये क्या होता है डायनेस्टिक सक्सेशन? डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब दादाजी, उनके बाद उनके बेटे जी, उनके बाद उनके बेटे जी, मतलब ऐसे ही शासन चलेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक शासन व्यवस्था चलेगी, मतलब इस एक ही परिवार का आदमी को राजा बनाया जाएगा। दूसरा, उसके बाद हाँ, मसल पावर, मसल एंड मनी पावर। ठीक है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत सुनी है ना, वही है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जितना ज्यादा ताकतवर है, जितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसको उतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मसल पावर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जिसको दूर करना जरूरी है, और इसके लिए काफी कुछ बताए गए हैं, स्टेप्स बताए गए हैं, जिनको हम फॉलो करके अपनी कंट्री को सुधार सकते हैं, जिनको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो यार जो चैप्टर था आपका वो लगभग लगभग मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल उसको कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो।